हाँ जी, नमस्कार बच्चों। फिर से आपका आप ही की क्लास में वेलकम है और वही चल रहा है अपना तो ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप ये सब जो है रेगुलर पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं आनंद के साथ। तो देखो भाई, संकुल यौगिकों में रंग और वर्णन सिद्धांत की अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन CFT, VBT और कुछ अदर जो है टॉपिक्स पे अपन बात कर चुके हैं। उसमें जो है संकुल यौगिकों का IUPAC नेम वो भी अपन कर चुके हैं। अब अपन एक छोटा सा पॉइंट जो है वो रंग है, कलर्स, वो कैसे से होता है। देखो CFT में हमने ये समझा है कि CFT के अकॉर्डिंग इसका आंसर होता है अकॉर्डिंग टू CFT, है ना। CFT के अकॉर्डिंग तो हुआ क्या है रंग में, देखो सिंपल सी चीज़ है कि अपने पास देखो क्या है, जैसे ऑक्टाहेड्रल की ही बात करें तो भैया समभ्रंश कक्षक होते हैं, समभ्रंश डी कक्षक होते हैं, है ना। लास्ट टाइम अपनी भी बात हुई थी। और ये समभ्रंशता लिगेंडों की वजह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसमें आपके T2G और क्या बनते हैं, EG कक्षक बनते हैं। और ये बेरी सेंटर होता था, यहाँ जो गैप है वो आपका डेल O होता है। ये सिंपल सी चीज़ होती है। तो यहाँ से सिंपल ये है कि भाई रंग की बात अपन कर रहे हैं, और रंग की जो वजह सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जो संकुल है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए। तो डी ब्लॉक में अपन ने जो बात करी है सीधी सी कि जो आपका आयन है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो जो है वो रंग शो करेगा, यानी रंग प्रदर्शित करता है। लेकिन रियल इसका जो रीज़न है वो क्या है वो हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने कहा कि इसमें आपका ये D1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, अनपेड है। तो यहाँ से होगा क्या कि जो आपका संकुल है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, विजिबल लाइट, ठीक, ये दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश से हम जानते हैं वो विपचोर, ये तरंगधैर्य इसके अंदर होती हैं, ठीक है। इधर से अगर इधर चलते हैं तो ये आपकी जो वेवलेंथ है लैम्डा वो इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि अगर इसकी आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति में कमी है कुल मिला के। तो ये तो खैर अलग है, लेकिन अपना मुश्किल जो मेन पॉइंट है वो क्या है, दृश्य प्रकाश से ये जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाता है, एनर्जी को अवशोषित करता है। वो कौन से जो तरंगदैर्घ्य की एनर्जी अवशोषित करेगा वो डिपेंड करता है संकुल किस प्रकार का है, क्या है। तो एनर्जी का अवशोषण करके ये क्या जाता है, उच्च ऊर्जा, यानी T2G से कहाँ चला गया बच्चों, T2G से EG में आ गया है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके जो भी तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा इसने अवशोषित की है, ठीक है। अब ये जो इसने ऊर्जा जो अवशोषित की है, जिस भी कलर की जो ऊर्जा अवशोषित की है उसका जो पूरक रंग होता है, यानी अवशोषित रंग का, सॉरी, अवशोषित रंग का पूरक रंग दिखाई देता है, या संकुल आयन या यौगिक का जो रंग है वो अवशोषित रंग का क्या होता है, पूरक रंग, तो जो अपने को दिखाई देता है वो है मेन चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो उसमें अपने NCERT में एक टेबल बनी हुई होगी, तो उसमें क्या है, एक जगह अवशोषित जो है वो रंग दिखाई दे रहा है, साथ में एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, सूत्र दे के संकुल यौगिक आयनों के, और उसमें उसका जो है पूरक रंग भी दिखा रखा है, जो कि अपने को दिखाई देगा, अपनी आँखों को जो दिखाई देगा पूरक रंग। तो ये इसकी एक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ तो ये जो लॉजिकल बात है वो तो अपनी यही है कि साब जो दृश्य प्रकाश है उसमें से कोई भी तरंगदैर्घ्य का वो उस संकुल यौगिक की नेचर के हिसाब से, धातु आयन की नेचर के हिसाब से जो है वो ऊर्जा अवशोषित करेगा, और T2G कौन से में चला जाएगा, EG में चला जाएगा। और इस जो अवशोषित करेगा उसका कौन सा रंग दिखाई देगा बच्चों, पूरक रंग। क्लियर ये चीज़, अच्छा।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है कि सर T2G से EG में। क्या ये दोनों भी डी कक्षकी है क्या? यस सर। क्या ये तीनों भी डी कक्षकी बिल्कुल विपाटन से बने, डी कक्षकों के विपाटन से? तो इसका मतलब इधर भी डी है और ये भी डी है। डी से डी में जाना, डी कक्षक से डी में ही जाना, इस चीज़ को कहा जाता है, कौन सा संक्रमण कहा जाता है? डी डी संक्रमण कहा जाता है बच्चों। डी ट्रांजिशन क्या कहा जाता है? डी ट्रांजिशन कहा जाता है, जिससे संकुल यौगिकों में रंग दिखाई देता है। क्लियर ये बात? ओके। अगली बात अपन चलते हैं वर्नर के पास। वर्नर सिद्धांत ये क्या कहता है? वर्नर थ्योरी देखो, वर्नर, हाँ भी वर्नर वैज्ञानिक हैं। वर्नर ने एक सिद्धांत दिया है, वर्नर सिद्धांत। और इसमें वर्नर सिद्धांत का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जो संकुल यौगिक या जो आयन होते हैं, संकुल यौगिक या जो आयन होते हैं, संकुल आयन होते हैं, ठीक है, उनमें दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं बच्चों। कितने प्रकार की संयोजकता होती है? दो प्रकार की संयोजकता। एक संयोजकता को बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। कौन सी बोलते हैं? प्राथमिक संयोजकता, यानी प्राइमरी वैलेंसी, पीवी। और एक होती है द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, जिसे सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। देखो, प्राइमरी वैलेंसी से क्या मतलब है? प्राथमिक संयोजकता से मतलब ये है कि जो आपका संकुल है, संकुल यौगिक या जो आयन है, उसमें संकुल में जो सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही प्राइमरी वैलेंसी है। क्लियर है ये बात? क्या कहा हमने? संकुल में जो CMI है, सेंट्रल मेटल आयन है, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है वही प्राथमिक संयोजकता है उसके लिए। अगली चीज़ यहाँ बात करो कि द्वितीय किसको बोलेंगे? फिर वही जो सेंट्रल मेटल आयन या जो एटम है ना, उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर ही क्या है बच्चों? द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। ये है सिंपल सी चीज़। अच्छा सर, कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे डिपेंड करती है बच्चों? लिगेंड पे डिपेंड करेगी। सिंपल सी चीज़ है। किस पे डिपेंड करेगी? लिगेंड पे डिपेंड करेगी। अच्छा, बिल्कुल। इसके साथ देखो, यहाँ से और भी चीज़ें हो सकती हैं। जो प्राथमिक संयोजकता है उसे ये कहा जाता है कि ये एक आयनिक संयोजकता होती है, ठीक है, और इसे ये भी कहा जाता है कि ये अदिशात्मक जो है वो होती है, आयनिक प्रकार की है, और अदिशात्मक संयोजकता भी कहा जाता है। ये चीज़ मुख्य है। और चीज़ कैसे आयनिक इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे मेटल पे जो भी चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग आयनिक इसका नाम दे दिया है। फिर इसमें क्या है, यहाँ ये आपकी अनआयनिक के नाम से जानी जाती है, अनआयनिक संयोजकता। तो वास्तव में ये लिगेंड पे डिपेंड करती है द्वितीयक संयोजकता। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा वो उसकी, और इसे दिशात्मक भी कहा जाता है। दिशात्मक का रीजन है क्योंकि जैसे प्राथमिक और जो द्वितीयक संयोजकता है, या जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड है, सेंट्रल है ना मेटल, और जो लिगेंड है, तो उनमें एक विशेष जैसे लिगेंड जुड़ेगा तो उसमें समन्वय संख्या कैसे बनेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर से ही तो बनती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो क्या है? समन्वय संख्या है, जो कि आपके उपसहसंयोजी आबंधों की संख्या पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो लिगेंड हैं आपके एक विशेष दिशा में अपना बॉन्ड बनाए रहते हैं। जैसे इधर से भी कोई लिगेंड अगर जुड़ रहा है तो इस टाइप से, तो इसलिए इसे दिशात्मक अपन बोलते हैं। ये आपका प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता है, जो कि वर्नर के अनुसार ये चीज़ सही है। अगली बात अपन थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखना चाहते हैं कि भाई अपने पास जैसे मैंने कहा CO है, इधर H2O
और H2O का है होल 6 है, और इधर लगा दिया हमने CH3। क्लियर है, ये पहला। फिर दूसरा और यौगिक COH2O का होल 5 और बाहर की तरफ है Cl2। एक मिनट, एक Cl अंदर ले लेते हैं, Cl, और यहाँ लगा दिया Cl2। ऐसे ही COH2O का होल 4 और यहाँ क्या है Cl2 और बाहर लगा दिया Cl, इस टाइप से। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। तो देखो निश्चित रूप से अपन इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, और भी कोई एग्जांपल हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो निकल है NiCN का होल 4 है और यहाँ पे -2 है, या फिर 2 दोनों ही सही है। अच्छा, ये चीज़ है। तो यहाँ से हम ये चाहते हैं कि इसमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता बतानी है। एक प्राइमरी वैलेंसी और फिर दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, तीनों में, चारों में प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। यहाँ से थोड़ा मिटाता हूँ मैं, चलो मिटा देता हूँ यहाँ से। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए प्राइमरी, सबसे पहले देखो ऊपर वाले को देखो एक बार। प्राइमरी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। इसके लिए X, यहाँ H2O ऑक्सीडेशन 0 है और वहाँ पे माइनस का 3, क्योंकि एक Cl का -1 होता है, तो X = +3, तो +3 ने बोल के 3 कह दिया। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, यहाँ एक दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक 6 है, तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगी। ऐसे ही देखो यहाँ भी 5 और 1 6, सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 ही होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी की बात करो, ठीक है, यहाँ Cl2 है, तो प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है। X + 0 और ये -1 -2 = 0, क्योंकि ये अपन ने सीख रखा ऑक्सीडेशन नंबर में। तो X = उधर जाके कितना +3, तो प्राइमरी वो 3 ही होगी। यहाँ भी वही चीज़ है, सेम ही। X यहाँ आपके 0 और यहाँ -2, बाहर -1 है, = 0, तो X = +3। ये प्राइमरी वैलेंसी वही 3 है। सेकेंडरी में कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 2 कितनी 6 है, क्योंकि ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक तंतुक लिगेंड है, इस वजह से। यहाँ भी आप कर सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो X से प्राइमरी के लिए -4 = -2, इस पे चार्ज है, तो X = 4 - 2 कितना है +2, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 2 है, और सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो लिगेंड पे डिपेंड करेगी। एक दंतुक लिगेंड है, 4 ऑब्सेसिव ज्याबंद बना रखे, इसलिए ये 4 हो जाएगी। बहुत आसान है। और इसमें थोड़ा सा और मैं कुछ ऐड करूं बच्चों, ठीक है। यहाँ से आप अगर इसमें एक क्वेश्चन बन जाए कि ये जो आपके फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है, उनमें अगर मैं कहूँ कि इनकी जो रिएक्शन है मैं AgNO3 के साथ कराता हूँ, AgNO3 के साथ अगर ये रिएक्ट होते हैं, इनकी रिएक्शन होती है, AgNO3 के साथ रिएक्शन होती है, जैसे 1 नंबर वाली की रिएक्शन हो जाए इसकी, तो क्या बनेगा, 2 नंबर की हो जाए, 3 नंबर की हो जाए। AgNO3 के साथ रिएक्शन 2 नंबर की हो जाए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाए, तो क्या मिलेगा अपने को। तो देखो सिंपल, यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एक तो जो है यहाँ लिगेंड जो समन्वय मंडल में है वो लिगेंड है, और समन्वय मंडल की बार है वो आयनिक मंडल में आपके जो है आयन बनेंगे। तो यहाँ से कितने हैं, ये 3 Cl है, तो 3 Cl माइनस आएंगे यहाँ से, ठीक है, और कितने 3 ले लो, तो इसमें 3 AgCl बनने का चांस है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ कितने जो है सिल्वर क्लोराइड के जो है वो मोल बनेंगे। यहाँ पे कितने हैं, देखो ये 2 हैं, तो इसका मतलब यहाँ 2 Cl माइनस है, यहाँ 2 AgNO3 के साथ रिएक्शन करके वास्तव में कितने AgCl बनने होते हैं, 2 AgCl। ऐसे ही बच्चों यहाँ कितना है, बाहर की तरफ 1 Cl माइनस है, एक AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेन प्रोडक्ट आपका AgCl 1 मोल बनेगा।
साथ में देखो और अदर भी हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा NO3 कहाँ चला जाएगा, तो भैया NO3 जो है वो इसके साथ रह जाएगा, जो पीछे रह गया उसके साथ NO3 चला जाएगा, है ना, ऐसे। तो इस टाइप से जो है ये वर्णन सिद्धांत में मुख्यतः प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की बात होती है।